नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जो बीजेपी है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है और पूरे प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया गया कि कब नामांकन होगा, कब आप नामांकन वापस ले सकते हैं और कब नाम का ऐलान होगा। और ये तारीख है 19 और 20 की तारीख। अभी तक की अगर बात करें, जेपी नड्डा कमान संभाल रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक अकल्पनीय नाम सामने आता है और वो नाम होता है नितिन नबीन का। नितिन नबीन का नाम क्यों सामने आया, क्यों नितिन नबीन को कमान सौंपी गई, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका आपको और बता देते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आगामी 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं और जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को जिम्मेदारी देना इस बात का भी संकेत है कि बीजेपी का नेतृत्व अब नई पीढ़ी के नेताओं को मुख्य धारा में लाकर भविष्य की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे नितिन नबीन। 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, 20 जनवरी को अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है और यह भी खबर आ रही है कि उनके प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों बातें सामने आई हैं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को दिल्ली में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम की घोषणा कर सकते हैं। के लक्ष्मण मुख्य चुनाव अधिकारी वो नाम की घोषणा करेंगे। तो पूरा प्लान सामने आ चुका कि कैसे क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। तो नितिन नबीन का नाम अपने आप में जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आया था तो अपने आप में वो चौंकाने वाला नाम था। चौंकाने वाला नाम क्यों था? वो इसीलिए था क्योंकि नितिन नबीन जो है वो सबसे युवा चेहरे हैं, लाइमलाइट में नहीं रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें तो उनकी भूमिका काफी सराहनीय रही है और बिहार इलेक्शन में जीतने के बाद कहा जा रहा है कि उनको इनाम के तौर पर देखा जा रहा है। और ज्यादा चर्चा के लिए संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। हिमांशु जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रोक्ष चौधरी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे। सबसे पहले प्रोक्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगी 19 और 20 का क्या कुछ कार्यक्रम है? क्योंकि आज औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए और के लक्ष्मण की तरफ से ये पहले बैठक की गई, उसके बाद औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई और क्योंकि 19 तारीख को नामांकन दाखिल किया जाएगा और अभी तक की जो सूचना है वो यही है कि पीएम मोदी, अमित शाह जो है प्रस्तावक के तौर पर उम्मीद लगाई जा रही कि प्रस्तावक के तौर पर शामिल हो सकते हैं और 20 तारीख को घोषणा होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि नितिन नबीन जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इससे पहले भी जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो पूजा आपको याद हो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी और अब युवा चेहरा, मात्र 45 साल की उम्र और पॉलिटिकल कैरियर बहुत बड़ा, 2006 के बाई इलेक्शन जीतने के बाद 2010 से 2025 तक अभी तक लगातार विधायक चुने गए हैं, मंत्री है बिहार सरकार में और युवा चेहरे के ऊपर दाव चला गया है बीजेपी ने। और जी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन 19 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? क्योंकि 19 तारीख को कहा जा रहा है प्रोक्ष की नामांकन होंगे, नामांकन वापस होंगे, तमाम ये प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन अभी तक नितिन नबीन के सिवाय किसी और का नाम इस रेस में सामने नहीं आ रहा है। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो पूजा ग्राउंड लेवल से लड़ती है और निर्विरोध यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, जब किसी का नाम सामने आता है तो निर्विरोध वो चुना जाता है और इसी तरीके का माना जा रहा है। अगर 19 तारीख की बात करें, क्योंकि 19 तारीख को जो पूरा का पूरा आज औपचारिक घोषणा की गई है, 2 से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और नामांकन पत्रों की जो जांच होगी वो 4 बजे से 5 बजे तक होगी। उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय दिया गया है और अगर किसी कोई और व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं करता है तो निर्विरोध उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उसकी 20 तारीख को औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। और सबको पता है कि नितिन नवीन के अलावा, क्योंकि जिस तरीके से
14 दिसंबर को नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, तो सभी अंदाजा लगा चुके हैं कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और क्योंकि युवा चेहरा है, अच्छी कमान रखते हैं, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं। जी मैं वापस आपके पास प्रोक्ष आऊंगी, लेकिन हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, नितिन नवीन, जिस तरीके से हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा, पहले भी कहा कि नितिन नवीन का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये प्रस्तावक बन सकते हैं। नितिन नवीन का नाम अकल्पनीय था पहले भी और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये नाम आना, क्या कुछ आपको लगता है, क्या वजह है उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे? देखिए पूजा जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से कहीं तक भी किसी भी राजनीतिक पंडित के गणित में नितिन नवीन का नाम नहीं था। जब हम लोग डिबेट्स करते थे, कयास लगाते थे, तो और कई बड़े नाम थे जो निकल करके आते थे। उनमें चाहे वो भूपेंद्र यादव जी का नाम था, चाहे उनमें अनिल जैन का नाम था, चाहे उनमें और भी कई ऐसे नाम थे जिनके ऊपर उम्मीदें थी कि ये हो सकते हैं, लेकिन नितिन नवीन का नाम नहीं था। और बीजेपी को इसलिए जाना जाता है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कि कौन गवर्नर बन जाएगा, कौन राष्ट्रपति बन जाएगा और कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। ये एक सरप्राइज पैकेज की तरह हो गया। सभी इसमें जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो भी फेल हो जाते हैं, और जो राजनीति में लोग लगे हुए हैं वो भी फेल हो जाते हैं चीजों का वो लगाने में। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरी नितिन नवीन जी से अच्छी बात है। जब मैं बिहार गवर्नर हाउस में था तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था, वो मिले थे, क्योंकि वो पहले अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके साथ युवा मोर्चा में वो महामंत्री थे, और दिल्ली में हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने घर पे हमें बुलाया था। नेचर से बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, वो ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कभी भी किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। दूसरी चीज, संगठन से लेकर सरकार तक पूरा वो अनुभव रखते हैं। तीसरी चीज, वो कभी भी किसी भी उसमें कोई स्टेटमेंट देना, जैसे बिहार से कई बड़े नेता ऐसे आते हैं, वो स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं, कई बार वो विवादित स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन नितिन नवीन का आप कोई स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं बता सकते जिस पर कभी बवाल हुआ हो, चाहे वो पक्ष को लेकर हो चाहे विपक्ष को लेकर हो। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ अपनी राजनीति करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। और मुझे लगता है उनका जो सौम्य है, बात करने का जो तरीका है, जिस तरीके की उनकी राजनीति करने का तरीका है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप को पसंद आया, और उन्होंने बिहार से एक युवा लड़के को जो उठा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सोची। जी चलिए, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपसे भी सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें कि चुनाव कई स्टेट्स में आने वाले हैं, बहुत अहम स्टेट्स हैं, और उनमें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बिहार जीत लिया है, अब नजर यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें चुनाव होने वाले हैं। 1 साल का समय बचा है। ऐसे में नितिन नवीन की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर करना क्या मैसेज देता है? क्योंकि अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार के अंदर सिर्फ 1% कायस्थ हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड वोटर्स माने जाते हैं बीजेपी के। लेकिन ये कायस्थ समुदाय जो बिहार का 1% था, उसको देखते हुए, उस जीत को देखते हुए, युवा है लेकिन उनका नाम कहीं कभी चर्चा में नहीं रहा, ये मैसेज क्या देता है? देखिए, नितिन नवीन को जब बीजेपी लाई है तो ये बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया, और बीजेपी को जो आने वाले जो समय है, अब उनके लिए असली चैलेंज जो है वो अगले चुनाव होंगे, क्योंकि इस साल होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव और केरल में चुनाव। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी कभी नहीं आई। यहां पर अगर बीजेपी को कुछ भी गेन करती है तो ये नितिन नवीन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह से ताकत झोंक रही है, उसमें नितिन नवीन को पूरा अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जितना अच्छा नवीन बंगाल में कर पाएंगे वो उनको आगे के लिए उनकी राह आसान करेगा। यूपी का सवाल है तो यूपी में तो योगी ज्यादा प्रभावी रहेंगे, लेकिन नितिन नवीन को वहां पर अपना कौशल दिखाना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से यूपी में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। वहां पर संगठन की क्षमता नितिन नवीन को दिखानी ही पड़ेगी,
कि वो कितने मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। जी कायस्थ समाज जहां आपसे ही जिससे हिमांशु जी सवाल है नितिन मेरा, नवीन आते हैं कि नितिन वो नवीन यूपी की में अगर खासा बात बड़ा करें, समुदाय आप है। उनको कितना सक्षम देखते हैं कि वो कर पाएंगे, क्योंकि वो उतने आउटस्पोकन नहीं दिखते हैं, वो कम बोलते हैं, सौम्य बोलते हैं और इस तरह की उनकी छवि है। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन का भविष्य एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हिमांशु जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी में जो अध्यक्ष अगर आप देखें तो जेपी नड्डा भी बहुत नहीं बोलते थे। जेपी नड्डा ठीक है कि केंद्रीय मंत्री रहे, सक्रिय रहे, लेकिन बीजेपी में बोलने के लिए तो अब मैं कह रहा हूं ना कि उनके पास, बीजेपी के पास अमित शाह है, प्रधानमंत्री है, तो जहां तक बोलने का सवाल है वहां तक तो वो नितिन नवीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी जो बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करती है इलेक्शन से पहले, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है अध्यक्ष की, कि वह किस तरह से लोगों को कहां पर किस तरह से फिट करता है। तो इसलिए जो अभी आने वाला जो चुनाव है उसमें नितिन नवीन को अपनी सांगठनिक क्षमता, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, उसको वो दिखाएंगे तो उसका उनको फायदा मिलेगा। जी जी जी। संदीप जी आपसे सवाल है, जब नितिन नवीन के नाम की घोषणा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी द्वारा की गई, तो आम जनता तो छोड़िए, पत्रकार को भी छोड़िए, खुद बीजेपी के नेता भौचक्के रह गए थे कि ये नाम कहां से आ गया। हालांकि जो सूत्र कहते हैं वो कहते हैं कि इस लाइन में 20 नाम थे, लेकिन ये नाम अनएक्सपेक्टेड था। तो अब नितिन नवीन के ऊपर जिस तरीके से कहा जा रहा है, 45 साल की उम्र है, युवा है, जनरेशन नेक्स्ट के लिए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो जनरेशन नेक्स्ट है ना, ये तीसरे लेवल वाली जनरेशन है। बीच की जनरेशन तो बिल्कुल साफ हो गई, वो उतनी नहीं दिख रही है। जिनको कमान सौंपी जानी थी, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उन सबको दरकिनार करते हुए नितिन नवीन के पक्ष में ऐसी कौन सी बातें गई हैं जो उनको इतनी बड़ी कमान सौंपी जा रही है? देखिए पूजा जी, नितिन नवीन के पक्ष में कई चीजें हैं जो गई। मैंने बताया आपको, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात है संगठन में काम कर चुके हैं, सरकार में काम कर चुके हैं, और संगठन में भी वो युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं, और वो युवा हैं। और बीजेपी चाहती है कि युवाओं को आगे मौका दिया जाए। आज की तारीख में, जैसे आपने पहले सुना होगा, घर परिवार को वहां का मुखिया जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो लेकर के चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। अब घर का जो युवा बच्चा है, जो यूथ है, बड़े लोग उसके पीछे चलते हैं कि भाई आप देखो, आपको ही आगे चलना है, आपको ही बार संबंध बनाने हैं, आपको ही कनेक्शन बनाने हैं, आपके हिसाब से हम चलेंगे। तो हर घर परिवार को एक युवा लेकर के चल रहा है। क्योंकि नितिन नवीन जी युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं, तो पूरे देश में बीजेपी का जो संगठन है युवा मोर्चा, वो एक्टिव रहता है, और जबरदस्त उन्होंने नए लोगों को, नए लड़कों को आगे वो लेकर के आए हैं। तो आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में पंजाब का चुनाव हो। जो लोग युवा मोर्चा से जुड़े रहे, चूंकि नितिन राष्ट्रीय महामंत्री थे, तो हर स्टेट से, हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर जगह से उनसे नया बच्चा जो है, नया युवा जो है बीजेपी का, वो जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे नए लोगों को अब आगे काम करने का मौका मिलेगा, और वही नए लोग, वो नए बच्चे बीजेपी में एक एनर्जी जनरेट करने का काम करेंगे, जिससे बीजेपी का परचम पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मोदी जी ने 2014 में करके दिखाया था, मुझे लगता है मोदी जी, अमित शाह जी और इनके साथ में नितिन नवीन की ये जो युवा तिगड़ी है, ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती है। जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस की बात हो रही है, लेकिन मैं अप्रोक्ष आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम बात कह रहे हैं कि बीजेपी के खुद लोग भौचक्के रह गए थे कि अरे ये नाम कहां से आ गया, और यहाँ पर संदीप जी बेदाग छवि की बात कर रहे हैं। उनकी छवि बिहार में हो सकती है, उनकी छवि छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता है उनमें हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने काम किया है, लेकिन नेशनल लेवल पर तो ये नितिन नवीन की छवि, पहचान उतनी है नहीं। तो आपको ग्राउंड लेवल पर क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? बीजेपी के नेता, आप नाम ना भी बताइए, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको याद हो पूजा, जब हरियाणा के इलेक्शन हुए थे और रिजल्ट आया था तो मनोहर लाल नाम सामने आया था। राजस्थान के जब इलेक्शन हुए थे और मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए थे, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हुए थे, जब रिजल्ट आया था तो ऐसे नाम सामने आए थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ, ये मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी उनको प्रस्तावित कर सकती है, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बीजेपी हमेशा ऐसे चेहरों को सामने लेकर आती है जो किसी ने नहीं सोचे होते, और यही कारण है कि नितिन नवीन जो कि युवा
है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। अगर हम बीजेपी की बात करें पूजा, क्योंकि बीजेपी राजनीति शुरू करती है ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर से, हमेशा अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार बैठकें होती रहती है, संगठन की बैठकें होती रहती है और संगठन और सरकार की एक साथ बैठकें होती है समन्वय बनाने के लिए। और अब जो ये नितिन नवीन को लेकर फैसला लिया गया है, इसका फैसला यह कि कम उम्र के अंदर आपको संगठन का भी एक्सपीरियंस है और सरकार का भी एक्सपीरियंस है और साफ छवि के नेता है। कैसे संगठन में आपको काम करना है, कैसे संगठन को आगे ले जाना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, केरल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि दक्षिण के अंदर उनकी सरकार बन पाए, बहुत समय से कोशिश कर रही है और यही कारण है कि एक ऐसे चेहरे को उठाया गया है जो युवा है, साफ छवि का है, संगठन के अंदर अपनी पकड़ रखता है, यूथ को अपने साथ जोड़े रखता है। और हमारी भी जब बात हुई थी बीजेपी के कई लोगों से, कई कार्यकर्ताओं से हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि युवा हमारे साथ जुड़ा है और यही कारण है कि बीजेपी ऐसे लोगों को चुनती है जो अपने साथ लोगों को जोड़ सके, जन जन तक जोड़ सके। और यही कारण है कि जब भी सरकार अगर कोई स्कीम लेकर भी आती है तो उसको हमेशा संगठन के जरिए लोगों तक पहुंचाती है और इसका अनुभव नितिन नवीन को बेहतर है। बहुत कम समय के अंदर उन्होंने अपनी वो साफ छवि अपनाई है और यही कारण है कि नितिन नवीन को चुना गया। और अब क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर या तमिलनाडु के अंदर या केरल के अंदर वो जीत पाए। हालांकि वो भी चुनाव दूर है, लेकिन एक ऐसे चेहरे पर दांव खेलना चाहती है जो कि बहुत युवा है। अब कितना इसको मिलता है, कामयाबी हासिल होती है, ये देखना रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से जरूर ये प्रोक्ष जो आपने कहा मैं समझ रही हूँ। संदीप जी, आपने प्रोक्ष चौधरी की बात सुनी, हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पर उनका कहना है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो नितिन नवीन के साथ जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो युवा है, वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। क्या ये हम समझ सकते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाकर ये मैसेज करने की कोशिश की जा रही है? मैसेज भी छोड़िए, यहां हम कहेंगे कि सीधे कि जेनजी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत होती है वो युवा ही कर सकते हैं और जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं या सरकार बनाने का जो काम होता है, जो मंत्रिमंडल है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसके पास मंत्रालय कौन सा जाना है, ये डिसीजन अलग होते हैं। ये डिसीजन जो है उनमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जितना कि एक स्टेट के अंदर चुनाव जिताने का होगा। तो नितिन नवीन को चुनाव जिताना और जो जेनजी है, जो युवा है, उनसे कनेक्ट करना। अब काया समाज की हम बात कर रहे हैं, काया समाज कौन होता है? वो काम करने वाला होता है, तो वो उस लेवल पर जाकर के नेटवर्किंग करने की बेसिकली कवायद कही जा सकती है। देखिए पूजा जी, युवा होने का तो बेनिफिट नितिन नवीन को मिला ही है, इसके अलावा उनको ये भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि युवा मोर्चा में मैं उनसे काफी नजदीक रहा हूं। वो हर जाति, चाहे वो राजपूत समाज से हो, जाट समाज से हो, बनिया समाज से हो, गुज्जर समाज से हो, रोड हो, मराठा हो, कोई भी हो, सबके साथ उनका बहुत अच्छा लिंक है। और मैं आपको बता दूं, होता क्या है राजनीति में, जो टॉप लीडरशिप होती है उसको ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता है, हमें लगता है उसकी पूरे देश में पहचान है। लेकिन जैसे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोगों को आप कहीं मीडिया में नहीं देखते, अखबारों में नहीं देखते, लेकिन उनका एक संगठन होता है जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है। बीजेपी युवा मोर्चा में जो व्यक्ति राष्ट्रीय लेवल पर महामंत्री रह चुका है, इसका मतलब उसे हर स्टेट का जो युवा विंग है बीजेपी की, वो सब जानती है, वो उन सब बच्चों के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, उनका जो सरल स्वभाव है, देखिए वो जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनसे जाके मिलना कितना आसान है। तो वो समस्या भी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं आएगी कि वो किसी वीआईपी प्रोटोकॉल में रहेंगे या उन तक रीच मुश्किल हो जाएगी, उनसे मिलना भी आसान रहेगा और वो मिलकर बड़े खुश रहते हैं। तो कई चीजें हैं जो उनके, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है उनको जो बेनिफिट मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो टॉप लीडर की लीडरशिप के साथ अपना समन्वय बैठा सके। तो मुझे लगता है नितिन नवीन, चूंकि उनके पिताजी भी लगातार बीजेपी से जुड़े रहे हैं, संघ परिवार से भी इनका बड़ा नजदीकी मामला रहा है, और ये अमित शाह और मोदी जी की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतर सकते हैं, उनके साथ वो ट्यूनिंग बेस्ट हो सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है।
जी, यहाँ पर आपने ट्यूनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। राजनीति में ना यही ट्यूनिंग जो है ना संदीप जी, ये बहुत मैटर करती है। हिमांशु जी, ट्यूनिंग का कितना रोल हो सकता है, कहाँ रोल हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि किससे ट्यूनिंग है अच्छी और किसकी ट्यूनिंग किससे खराब है, वही आपका राजनीति में भविष्य तय करते हैं। देखिए, राजनीति में ट्यूनिंग का तो मतलब है ही है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। और आप जितने अच्छे आप ट्यूनिंग बना सकते हैं, आप उतनी अच्छा कनेक्ट भी लोगों के साथ कर सकते हैं। और राजनीति में जितना अच्छा कनेक्ट रहेगा उतने आप आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात उनके फेवर में जाती है नितिन नवीन के। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, उनका कनेक्ट किससे आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है, जिसका बेनिफिट उनको मिल रहा है? नहीं, देखिए, अगर उनकी ट्यूनिंग कहीं वो किसी एक गुट या किसी एक वर्ग के होते तो फिर उनका चुना जाना आसान नहीं होता। उनकी ट्यूनिंग सबसे बेहतर है, इसीलिए उनको चुना गया है। और वो केवल एक अब औपचारिकता भर है उनका चुनाव होना। तो उनकी ट्यूनिंग कहीं एक जगह होगी ऐसा नहीं है। उनकी ट्यूनिंग पूरे संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक उतनी अच्छी होगी, मतलब जितनी अच्छी होनी आप चाहिए। कह रहे हैं कि क्योंकि नितिन नवीन जी न्यूट्रल है इसीलिए उनका नाम सामने आया। किसी लॉबी से होते या किसी से कनेक्टेड होते या कहीं के होते तो शायद थोड़ा मुश्किल होता, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, यही कहना चाह रहा हूं कि इसलिए वो ट्यूनिंग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्यूनिंग सबके साथ जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छा उनका काम रहेगा। जी। संदीप जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट की बात कर रहे हैं, ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, सारी ट्यूनिंग एक तरफ हो जाती है जब जनता आपको स्वीकार करती है। लेकिन इसी अगर ट्यूनिंग की बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम करते हैं तो वहां आप कैसे देखते हैं, वहां की ट्यूनिंग किस तरीके की चल रही है? क्योंकि वहां पर पंकज चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया गया, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, उसके अगले दिन नितिन नवीन जी का नाम होता है। और दोनों ही जो नेता हैं उनकी उम्र, उनका जो जिस कास्ट से वो आते हैं, दोनों में डिफर है, दोनों ही अलग हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? इसी बीच जो है बिहार में भी संजय सरावगी को दी गई थी कमान। ये तीन नाम आपको कैसे दिखते हैं कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए पूजा जी, ये बीजेपी में एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। हर 3 साल के बाद वो अपने नए अध्यक्ष बनाते हैं। जिलों में भी ये प्रोसेस चलता है और प्रदेशों में भी ये प्रोसेस चलता है। उसी के तहत बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी की जगह पंकज चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। और चूंकि केंद्र का हमें पता है, हम कितनी बार डिबेट्स कर चुके थे, लंबे समय से लंबित था, कभी चुनाव की वजह से कभी दूसरी वजह से चीजें खींच रही थी, तो नितिन नवीन को भी वहां पर आना था, वो बदलाव होना था। तो नितिन नवीन आए, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में जो मामला है, खाली ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश का चुनाव जिता सकता है या हरवा सकता है, या एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हरवाया जितवा सकता है। ये पोस्ट है, ये भरनी होती है, एक टीम वर्क होता है। और उस टीम में जो सबसे सर्वोपरि है वो नाम चलता है नरेंद्र मोदी का। और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, जैसे ये संदीप जी आपने जो बात कही है वो बहुत सटीक बात कही है। चुनाव कहीं का भी हो, किसी लोकल नेता के नाम पर नहीं होता, किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। वो चुनाव होता है तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लड़ती है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। हार जीत भी उनकी है, दोनों चीजें उनकी है। तो इसमें उसके पीछे जो चुनाव है उसके पीछे कौन है वो चीजें मैटर नहीं करती। फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। संदीप जी, हिमांशु जी, प्रोक्ष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए।